गुप्त साम्राज्य का अंत, एक सुनहरे युग का अवसान। लिखित रोमिला थापर, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, 4वीं शताब्दी ईस्वी में अपने चरम पर पहुंच गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी। कला, विज्ञान, साहित्य और व्यापार सब कुछ फला फूला, लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। आपसी कलह, कमजोर उत्तराधिकारी और बाहरी हमलों ने साम्राज्य की नींव हिला दी। यह प्राचीन भारत के अंत और मध्यकालीन युग की शुरुआत का प्रतीक था। एक नए युग का उदय हो रहा था, जहां नए राजवंशों, नई चुनौतियों और नए अवसरों का सामना भारत को करना पड़ा। कमजोर नींव, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। गुप्त साम्राज्य का पतन एक दिन में नहीं हुआ। यह कई कारणों का नतीजा था। मजबूत शासन व्यवस्था की कमी एक प्रमुख कारण थी। गुप्त शासक अपने सामंतों को नियंत्रित नहीं कर पाए, जिससे बगावत और अलगाववाद बढ़ा। लगातार युद्धों और ज्यादा फौजी खर्च ने गुप्त खजाने को खाली कर दिया। हूणों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने कमजोर पड़ते साम्राज्य पर लगातार हमले किए, जिससे लोगों में डर और अस्थिरता फैली। यही आंतरिक और बाहरी दबावों का मेल था जिसने आखिरकार गुप्त साम्राज्य को गिरा दिया। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत में सत्ता का एक खालीपन पैदा हो गया। यह खालीपन जल्द ही नए राजवंशों से भर गया, जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। यह उथल-पुथल और बदलाव का दौर था, जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। राजनीतिक उथल-पुथल शक्ति के लिए संघर्ष। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत कई छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया। इन राज्यों के बीच ताकत और नियंत्रण के लिए हमेशा लड़ाई होती रहती थी। इस अराजकता के बीच कुछ नए और ताकतवर राजवंशों का उदय हुआ। उत्तर भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश प्रमुख ताकतें बनकर उभरे। ये वंश लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। हालांकि इस अस्थिरता के बावजूद इन वंशों ने कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य ने खुद को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। चोलों ने अपनी नौसेना का उपयोग करके दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने देश को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया। नए राजवंशों का उदय। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। राष्ट्रकूट वंश 8वीं शताब्दी में कर्नाटक में उभरा। उन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया। प्रतिहार वंश मालवा में उभरा। उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। पाल वंश बंगाल में उभरा। वे बौद्ध धर्म के समर्थक थे। इन राजवंशों ने भारत की संस्कृति को समृद्ध किया। दक्षिण में चोल साम्राज्य, एक समुद्री शक्ति का उदय। जहां उत्तर भारत राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा था, वहीं दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का उदय हो रहा था। 9वीं शताब्दी ईस्वी में राजा राज चोल प्रथम के नेतृत्व में चोलों ने एक शक्तिशाली सेना और एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया। चोलों ने न केवल दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों को जीत लिया, बल्कि श्रीलंका और मालदीव जैसे द्वीपों पर भी हमला किया। उनकी नौसेना ने बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना दबदबा बनाया, जिससे चोल साम्राज्य एक प्रमुख समुद्री और व्यापारिक शक्ति बन गया। चोल शासक कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। चोल प्रशासन अपनी कुशलता और विकेंद्रीकरण के लिए जाना जाता था, जिसने दक्षिण भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विदेशी आक्रमण। भारत पर नया खतरा। जहां भारत में नए राजवंश उभर रहे थे और अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, वहीं पश्चिम से एक नया खतरा मंडरा रहा था। 10वीं शताब्दी के अंत में गजनी के महमूद ने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। महमूद एक महत्वाकांक्षी तुर्क शासक था, जिसकी नज़र भारत के अपार धन पर थी। उसने 17 बार भारत पर हमला किया, मंदिरों को लूटा, शहरों को तबाह किया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसका सबसे कुख्यात हमला 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ, जिसे उसने लूट लिया और नष्ट कर दिया। महमूद के हमलों ने भारत की सुरक्षा को कमजोर कर दिया और बाद के मुस्लिम आक्रमणों का रास्ता खोल दिया। उन्होंने भारत में इस्लाम के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में।
मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर का आगमन। 1526 ईस्वी में एक नया शासक भारत की धरती पर उतरा, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर मध्य एशिया में तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। उसने पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और एक विद्वान शासक था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जो मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बाबर ने भारत में बारूद और तोपखाने जैसी नई सैन्य तकनीकों को लाया, जिससे मुगल सेना को एक निर्णायक बढ़त मिली। बाबर का शासनकाल छोटा था, लेकिन उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो अगले 300 साल तक भारत पर राज करेगा। उसके उत्तराधिकारी हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मुगल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक ले जाएंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से भी जानते हैं, बाबर के पोते और मुगल वंश के तीसरे शासक थे। 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में उन्होंने हेमू को हराकर मुगल साम्राज्य को और मजबूत किया। अकबर एक दूरदर्शी और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया और एक कुशल प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की। अकबर ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने जजिया कर खत्म कर दिया, हिंदू धार्मिक नेताओं को संरक्षण दिया और अपने दरबार में हिंदुओं को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। अकबर ने कला, साहित्य और वास्तुकला को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल को मुगल कला और संस्कृति का स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक नया शहर बसाया, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता और स्थापत्य प्रतिभा का प्रतीक है। मुगल साम्राज्य का पतन, आंतरिक कमजोरियां और बाहरी दबाव। 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन पतन के बीज बोए जा रहे थे। शासकों की धार्मिक असहिष्णुता, कमजोर उत्तराधिकारी, भ्रष्टाचार और किसान विद्रोह। औरंगजेब ने अकबर की नीतियों को बदल दिया, जिससे हिंदुओं में असंतोष फैल गया। उनके शासनकाल ने संसाधनों को खत्म कर दिया और विद्रोहों को जन्म दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ गया। बाहरी हमलों ने साम्राज्य को तोड़ दिया। यह भारत में एक नए युग की शुरुआत थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय, व्यापार से शासन तक। 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय ताकतें भारत के साथ व्यापार करने के लिए आने लगीं। इन ताकतों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे सफल रही। कंपनी ने 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत के साथ व्यापार करने का शाही आदेश प्राप्त किया। शुरुआत में कंपनी का ध्यान केवल व्यापार पर था, लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही कंपनी ने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। कंपनी ने अपनी सेना और चालाकी का उपयोग करके भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाया और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 के निर्णायक युद्धों में जीत के बाद कंपनी भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गई। कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया और अन्य भारतीय राज्यों को अपनी कठपुतली बना लिया। मुख्य युद्ध और राजनीतिक चालें, भारत पर नियंत्रण के लिए संघर्ष। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई युद्ध लड़े और राजनीतिक चालें चलीं। प्लासी का युद्ध, जो 1757 में लड़ा गया था, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस जीत ने कंपनी को बंगाल के विशाल धन पर नियंत्रण दिलाया और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। कंपनी ने मैसूर, मराठा और सिख साम्राज्यों के साथ भी युद्ध लड़े और धीरे धीरे पूरे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कंपनी ने भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाकर और उनके बीच फूट डालकर भी अपना प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने राजाओं को रिश्वत दी, उन्हें धमकी दी और उनके खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश शासन की स्थापना, एक नए युग की शुरुआत। 1857 के सिपाही विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, के बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया और भारत पर सीधा शासन स्थापित कर लिया। इसके साथ ही ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई, जो अगले 90 साल तक चला। ब्रिटिश शासन ने भारत में कई बदलाव लाए। उन्होंने एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली, रेलवे, डाक और तार प्रणाली और एक नई कानून व्यवस्था की स्थापना की।
हालांकि ब्रिटिश शासन ने भारत का आर्थिक शोषण भी किया, इसके संसाधनों को लूटा और इसके उद्योगों को नष्ट कर दिया।